हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर डूइंग गुड। बच्चों देखो, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 3 रूल्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन से रूल्स हैं। जैसे पहला रूल्स है आपके पास आउटगोज प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखता है वो इसी के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है, या इसको बोलते हैं हम n+l रूल। सेकंड होता है हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टूडेंट्स। तीसरा होता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तीनों रूल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनको देख लेते हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर शिवम गुप्ता। लेट्स स्टार्ट दी रूल्स। देखो, पहली बात करते हैं आउटगोज प्रिंसिपल की। आउटगोज प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है। अगर मैं आउटगोज प्रिंसिपल की बात करूं बच्चों, तो आउटगोज प्रिंसिपल बताता है कि आपका लोअर एनर्जी ऑर्बिटल या लोअर एनर्जी सबशेल will filled first, then higher energy subshell, then filling of higher energy subshell will start, then filling of higher energy subshell will start। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको लोअर एनर्जी की सबशेल्स को फिल करना। देखो, इसमें क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हो वो बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें हम इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, तो हमें पता होती है कि जैसे 1s लिख दो, 2s लिख दो, फिर यहाँ 2p हो जाएगा, फिर 3s 3p और फिर 3d हो जाएगा, फिर 4s 4p और फिर 4d और ये 4f ऑर्बिटल आ जाएगी आपके पास, फिर 5s 5p 5d और 5f हो जाएगा, 6s 6p। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। और मैं बताऊं तो इलेक्ट्रॉन्स की आप यहां से समझो बारिश हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ एनर्जी बढ़ेगी। तो बारिश हो रही है तो सबसे पहले ऑर्बिटल्स की एनर्जी का अकॉर्डिंग चेक करें। पहले ऑर्बिटल किस सबशेल में आएगा, 1s में आएगा, फिर दूसरा किस सबशेल में आएगा, 2s में आएगा, फिर किस में आएगा, देखो ऊपर से चेक करोगे तो 2p में आएगा, फिर 3s में आएगा। तो दोनों रूल्स को समझना, आउटगोज और n+l कैसे काम करते हैं। जैसे पहले अगर मैं एनर्जी ऑफ सबशेल का ऑर्डर लगाऊं स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ सबशेल को देखें तो देखो ये क्या बताता है, 1s इज लेस देन 2s, मतलब कि 1s की एनर्जी कम है फिर 2s की, इसीलिए तो हम भरते हैं। पहले हम अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले 1s2 फिर 2s2। तो पहले लोअर एनर्जी सबशेल फिलिंग होगी, फिर सेकेंडरी, फिर इसके बाद कौन सा होगा, 2s के बाद आएगा 2p, फिर होगा कौन सा आपके पास 3s, फिर होगा स्टूडेंट देखो इस तरीके से बना है 3p, फिर आता है आपका 4s और फिर आता है स्टूडेंट कौन सा 3d, फिर आता है आपके पास देखो 3d के बाद कौन सा आएगा 4p, 3d के बाद 4p, फिर कौन सा आएगा 5s। ये इस तरीके से एनर्जी ऑफ सबशेल्स में आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत कैसे हम और चीजों को भी निकालने के लिए यूज करते हैं वो देखते हैं। इसका मेन काम और भी हो सकते हैं। जैसे 4s के बाद कौन सा आएगा स्टूडेंट 3d आएगा, फिर कौन सा आएगा 4p आएगा, फिर कौन सा आएगा 5s आएगा। देखिए इस तरीके से एंड। अब समझिएगा मेरी बात को, इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का सेल तो ठीक है, हमने लगा लिया सबशेल के फॉर्म में। n+l रूल कैसे काम करता है, पहले आप दोनों के लिए n और l की वैल्यू निकाल लो। जैसे इसमें ये हो जाएगा, किस तरीके से लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन इज ns या फिर l लिख दो। n बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, l बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को। तो n l की पावर x लिखा जाता है जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, n की वैल्यू लिख दो 1, l की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0, n की वैल्यू तो दोनों का सम निकालोगे तो कितना आएगा 1। इसमें n की वैल्यू कितनी होगी 2, l की वैल्यू कितनी होगी 0, s के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू कितनी होती है 0, n की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां सम कितना आएगा 2। जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी, लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, वो आपका पहले भरेगा। जिसमें n+l की वैल्यू सेम हो रही होगी तो जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसको पहले भरूंगा। चेक करते हैं कैसे। मान के चलो इसमें ऑर्बिटल में क्या आएगा 2, ये क्या होगा 1, तो ये 3 हो गया। यहां क्या हो गया 3 और यहां क्या हो गया फिर से 0, ये कितना हो गया 3। तो अब देखो टोटल दोनों में n और l की n+l की वैल्यू क्या सेम, तो लेकिन n किसका छोटा है, पहले न्यूक्लियस के पास कौन सा होगा 2s या 2p होगा, तो वो उसका पहले हम ऑर्बिटल में भर देंगे। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसमें कि एक क्वेश्चन और कैसे टाइप का इससे सॉल्व कर सकते हैं। आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन एन पीरियड, किसी पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल के बताइए कितने एलिमेंट्स उसमें आ सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें, देखो ये पीरियड में ही आपके डिवाइडेड है, पीरियड के अकॉर्डिंग लिखा हुआ। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट पीरियड में कितने आ रहे थे, तो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो
थर्ड पीरियड में हमें पता है, थर्ड पीरियड में पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 8। कैसे निकाल सकते हैं? देखो थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड स्टार्ट कहां से हुआ? यहाँ 3s से स्टार्ट हुआ और खत्म कहां पर हो गया? यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि इससे पहले 4s आ जाएगा। तो थर्ड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाएंगे? 2 इसमें, 6 इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। तो इतने ही 8 एलिमेंट्स हो सकते हैं। आपसे कभी कभी बोल देता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स चेंज कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग कर दो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चेंज कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 2, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से वही उसके उतने ही एलिमेंट्स होते हैं, तो 8 एलिमेंट्स के लिए। अगर मुझसे पूछा जाए कि फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो हमें पता है 18 होते हैं। लेकिन अगर मैं इससे चेक करूं तो देखो कैसे आएगा। फोर्थ पीरियड स्टार्टिंग कहां से हुआ? यहां से स्टार्ट हुआ और खत्म कहां पे होगा? 4s भी होगा, 3d भी होगा और 4p भी होगा, और खत्म यहां पर हो गया। खत्म यहां पर हो गया। क्या मैंने इसमें 4d लिया है बेटा फोर्थ पीरियड में? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही 5s में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट कर दिया है। देख लो, उससे पहले ही 5s में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट कर दिया था। तो जहां से स्टार्ट हो और जो नया शेल स्टार्ट हो उससे पहले रुक जाओ, तो 4d यहां तक नहीं आएगा इसमें कंसीडर। अब इसमें नहीं शेल्स देख लो, इसमें ऑर्बिटल कितनी होती है? 1। इसमें ऑर्बिटल कितनी होती है? 5। इसमें ऑर्बिटल कितनी होती है? 3। टोटल ऑर्बिटल कितनी है? 9। इनटू कर दो 2, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे कितने आपके? 18। तो देखिए आउबॉउस प्रिंसिपल को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, सही है। तो आउबॉउस प्रिंसिपल क्या होता है कि लोअर एनर्जी की सबशेल्स को हम पहले फिल करते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी की बनी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। ठीक है। एक और चीज बता देता हूं, नोट के तौर पर यहां पे लिख सकते हैं, आउबॉउस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो चेंज हुआ है ना, ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए चेंज हुआ। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, आउबॉउस प्रिंसिपल नॉट वैलिड फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये आप यूज नहीं कर सकते। लाइक कौन से स्पीसीज होते हैं? जैसे कि भैया हाइड्रोजन, हीलियम पे 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम पे उठा के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। जो बोर्ड थ्योरी पढ़ते हैं उसके जैसे एलिमेंट्स के लिए, उनके लिए क्या होगा? जैसे 1s है तो 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, क्यों भैया एक ही इलेक्ट्रॉन है। कहीं भी रखो, कोई रिपल्शन नहीं है। इनमें क्या हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हुआ? रिपल्शन हुआ, तो इस वजह से ऑर्बिटल्स क्या हुए? डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यहाँ पे 3s है तो 3s इक्वल्स टू 3p इक्वल्स टू 3d। ये सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। इन्हीं को बोलते हैं हम डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट मतलब इनको जनरेट कर दिया गया है बिल्कुल पूरा सेम एनर्जी पे, तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स इस तरीके से लिखती है। ठीक है, यही इसका पॉइंट है। आउबॉउस प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता है आपके किसके लिए? यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। चलिए दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं। दूसरा प्रिंसिपल कौन सा है अपने पास? सेकंड है अपने पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, ध्यान रखिएगा। सेकंड है अपने पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये क्या बताता है? देखो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बताता है, इसको क्वांटम नंबर्स के लिए एक्चुअली ना इन्होंने क्वांटम नंबर्स को थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस बताने के लिए यूज किया पॉली एक्सक्लूजन में। पॉली ने कहा कि भैया सारे क्वांटम नंबर्स, जो सारे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे एटम्स में, उनका क्वांटम नंबर का सेट सबका सेम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। मतलब अगर किसी के n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू सेम है और m की वैल्यू भी सेम है, तो इसका मतलब है कि उसकी एक और डिफाइंड कर दो, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। ये बताया पॉली ने। तो छोटा सा प्रिंसिपल है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में सिर्फ मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं, जिसमें कि दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, विद अपोजिट स्पिन। विद अपोजिट स्पिन इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। एक कमरे में 2 लोग रख सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की, अपोजिट स्पिन वाले। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है इसका कि पॉली एक्सक्लूजन वाले ने सिर्फ इतना ही बताया, सिर्फ एक स्पिन को बताया, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर डिफाइन किया गया। तो एक एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर और हमें मिल जाता है यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब है तीसरा, थर्ड है हमारे पास हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो हुंस रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहां पे यूज होता है, इससे क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हैं ये समझते हैं। थर्ड है हुंस रूल ऑफ
मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। समझ रहे हैं इसको बेटा? मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? मल्टीप्लिसिटी होती है एस से रिप्रेजेंट की जाती है, सॉरी एम से रिप्रेजेंट की जाती है, दैट इज 2 mod s plus 1। इसको मैं बताऊंगा अभी, पहले हुंस रूल समझ लेते हैं। हुंस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, आपने इलेक्ट्रॉन सबशेल तो पहचान लिया आपने कि किस सबशेल में भरना है, लेकिन अब उस सबशेल में किस अरेंजमेंट में भरना है वो बताना बाकी है। तो हुंस रूल उसके अरेंजमेंट को बताता है कि भैया ये अरेंजमेंट यूज करो तो काम चलेगा, ये अरेंजमेंट यूज नहीं कर सकते आप, इससे गलत बनेगा। हुंस रूल के अकॉर्डिंग वो अरेंजमेंट फॉलो किया जाता है, दैट अरेंजमेंट विल बी फॉलो, लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, दैट अरेंजमेंट will be follow, that arrangement will be follow which give maximum number of unpaired electrons, maximum number of unpaired electrons with same spin के maximum number of unpaired electrons आपको कैसे मिलने चाहिए, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए बेटा, किसके? सेम स्पिन टाइप के मिलने चाहिए। अब देखो ये सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मैक्सिमम मिल सकते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल से काम करेगा। जैसे मान के चलिए मुझे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 7 होता है, हमें पता है, सब लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p3, ये बना जाता है। अब ये 3 तो भर गए, लेकिन इन 3 के ऑर्बिटल में ना किस तरीके से देखा जाएगा अरेंजमेंट, तो कैसे कैसे हो सकता है वो देखो। एक अरेंजमेंट बोला जाएगा, देखो ये बोला अरेंजमेंट विल फॉलो द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे कि भैया जब तक भरते रहो, जब तक सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, तब तक पेयरिंग नहीं होगी। ये कहा है उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें देखो ये S बताता है, S टोटल, दैट इज अ स्पिन, टोटल स्पिन कितना है इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। देखो यहां पर S की वैल्यू देखो, इसके स्पिन की वैल्यू कितनी होगी +1/2, इसके स्पिन की वैल्यू कितनी होगी +1/2, इसके स्पिन की वैल्यू कितनी होगी +1/2। तो S टोटल कितना हो जाएगा, S टोटल कितना हो जाएगा 3/2। मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 2 + 1, तो ये हो जाएगा कितना 4। तो हम स्पिन को या फिर मल्टीप्लिसिटी को इस तरीके से भी लिखते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑल्सो लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स +1, मल्टीप्लिसिटी इज आल्सो नोन एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स +1। अब मेरी बात समझिएगा, हुंस रूल के अकॉर्डिंग फायदा क्या हुआ। देखो एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां भरा, एक यहां भरा, यहां भरा, आप इसको इस तरीके से भी भर सकते थे बेटा, सेम स्पिन के होने चाहिए, ये भी सही है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से भरेंगे कि भाई एक ऊपर एक नीचे और एक ऊपर, तो ये स्पिन का मल्टीप्लिसिटी गलत है, क्योंकि इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, अब ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा क्यों नहीं किया कि भैया एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो और तीसरा यहां भर दो। तो देखो अगर हमने एक, देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सेम होता है, अगर तुमने एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर से उसी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो इसका मतलब क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज होगा रिपल्सिव हो जाएगा ना, मतलब दोनों में कैसा होगा, रिपल्शन लगेगा। तो इसमें रिपल्शन का केस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। सोचो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक साथ, यहाँ पर भी ऐसा कोई बनानी है, जब तक मजबूरी नहीं है तब तक डिलाइन करना है, तो भाई जरूरत ही नहीं पड़ी, जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब मैं पेयर कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अपने रिपल्शन बढ़ा दिया, कौन सा, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे चार्ज कैसा है, सेम, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा। इस वजह से हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो करते हैं। ठीक है, तीनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। देखो यहाँ पर आपने मल्टीप्लिसिटी का मतलब बहुत सारे बच्चों को भूल जाते हैं कि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, तो मल्टीप्लिसिटी इस तरीके से याद रखिएगा कि मल्टीप्लिसिटी होती है टोटल स्पिन निकालते हैं +1 कर सकते हैं, या फिर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स +1 करके लगा सकते हैं। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर, लगे हाथ। देखो इस केस के लिए ना सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में, नीट में और बोर्ड में भी कभी भी पूछते हैं किस तरीके से कि आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताइए या मैग्नेटिक मोमेंटम बताइए। देखिए लगे आज बता दे रहा हूं यहाँ पे कि मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंटम बताता है उसका कितना उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी है। ऐसा सोचो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मैग्नेटिक मोमेंटम रिप्रेजेंट होता है न्यू से, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ n+2 और ये इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। यहां पर n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से लिख लिया तो आप इसको बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। 11th वाले बच्चे ज्यादातर इसको मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, 12th में इसकी प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलता, फिर सिर्फ फॉर्मूलेज ही याद रखने होते हैं। तो बेटर है कि आप फॉर्मूला याद रखो। जैसे मैं नाइट्रोजन के केस के लिए कहूंगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है, तो यहाँ वैल्यू कितनी उठा के रख दूंगा, 3 रख दूंगा, n की वैल्यू 3 रख दूंगा, 3 + 2 5 हो जाएगा।
तो रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 आ जाएगा इसके लिए। मैग्नेटिक मोमेंटम दैट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 बोर मैग्नेट, ये आपकी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये आपके तीनों रूल्स हो गए। होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना ये रूल्स आपको जरूरत पड़ते हैं, मेंस में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको लिखने के लिए या फिर कभी एडवांस में अगर हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन सोचोगे ना तो इस पर बना सकते हो। इसकी थ्योरी को कुछ चेंज करके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो आप इस तरीके के क्वेश्चन को डेवलप कर सकते हो हैबिट में। मेंस में क्वेश्चन नहीं आता, स्टिल मैंने बताया आपको। इसके लिए मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड नहीं करूंगा क्योंकि ये इजी टॉपिक है, लेकिन आपको सिर्फ रिवाइज करना है कि हम उस को कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियोस में हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, उनके सब टॉपिक्स को बात करेंगे। प्लस बच्चों आप भी मुझे बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियोस का जरूरत पड़ने वाला है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस टॉपिक के रिलेटेड में वीडियोस अपन अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी लास्ट जो वीडियो मैंने आपको बताया था उसका मैंने डीपीपी आपका अपलोड किया है, सॉल्यूशंस उसके अभी प्रोवाइड नहीं किए हैं। सॉल्यूशंस नेक्स्ट अगले इस वीडियो के बाद ही अपलोड कर दूंगा, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम लोगों को। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपने कमेंट सेक्शन में अपना जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए। ओके, थैंक यू।